गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। आवाज जा रही है? वॉइस क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक। एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, तो कितने क्वेश्चन हुए थे इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे थे आप सर। 18। में एक मैट्रिक्स दी हुई है ए एंड इट्स एलिमेंट्स आर 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 and it is 0. What we have to prove? I is the identity matrix of order 2. So that I plus A equals I minus A with multiplication cos alpha, matrix of cos alpha minus sin alpha and sin alpha with cos alpha. Look here, it is our left hand side and it is our right hand side. You have given this matrix, and with this matrix we will add this matrix of order 2. As we know that for addition we have to take same matrix of same order of the same matrix. सेम उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. So here we have to add an identity matrix with A, and here we have to subtract identity A with from identity matrix. So with both will be square matrix of order 2 because A is also a square matrix of order 2. I am coming on left hand side here. ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है. अगर पेपर्स होंगे तो देख लेना. लेफ्ट हैंड साइड I प्लस A, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम कंप्लीट करें अगर, तो I इज हियर 0 1 0 0 1 प्लस A इज दिस, दिख रहा नहीं, दिख रहा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 0. तो हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 8 होते हैं, तो 1 विद 0 it is 1 with 0, that is 1. 0 minus tan alpha, ये प्लस हियर, तो 0 प्लस विद माइनस tan alpha, तो it will be minus tan alpha by 2. Again 0 plus tan alpha by 2, that will be tan alpha by 2. Here 1 plus 0, that is 1. It is our left hand side. 0. कहाँ पे 0 होगा जी? 1 plus 0, it is 1. 0 minus tan alpha by 2, that will be minus tan alpha by 2. 0 plus tan alpha by 2, tan alpha by 2. And 1 plus 0, that will be 1. It is our left hand side, and I am coming on right hand side. अब ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कहीं पे यहाँ पे किनारे रखी रहेगी. अब आते हैं राइट हैंड साइड पे. थोड़ा बोर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हो जा रही है लंबे क्वेश्चनों में. प्लीज अपने स्पीकर ऑफ करो. वन 123 प्लीज. Right hand side is I minus A with cos alpha minus sin alpha cos alpha.
तो पहले मैं इस पार्ट को निकाल ले रहा हूँ राइट हैंड साइड का, आई माइनस ए। तो आई, व्हाट इज द आई? 1 0 0 1 माइनस साइन ए, दैट इज 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2। 0 minus tan alpha by 2 and tan alpha by 2 0 1 minus 0, that is 1. Here 0 minus tan alpha by 2, it will be plus tan alpha by 2. 0 minus tan alpha by 2, that is the tan alpha by 2, and 1 minus 0, that will be 1. So it will be our first matrix, that is I minus A. 1 minus 0, that is 1. 0 minus tan alpha by 2 plus tan alpha by 2. 0 minus, sorry, it is minus. Minus. It is minus tan alpha by 2, and 1 minus 0, that will be 1. Again this, तो अब इसमें मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, जरा देख लो राइट हैंड साइड क्या आ रही है। ये राइट हैंड साइड है मेरी, ये RHS आया हुआ है। इसमें कॉस कहीं पर यूज नहीं किया गया है, साइन कहीं पर यूज नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको किसी तरह से टैन, क्योंकि उसमें टैन आ रहा है या तो 1 आ रहा है, तो इसको, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को जो कि ये सेकंड मैट्रिक्स में यूज हुए हैं वो कॉस हैं और साइन है, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन जब भी करें तो वो टैन के फॉर्म में आए या फिर 1 आएगा तब। तो अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला है क्लास 11 से। क्लास 11 का फार्मूला है, अगर याद आ रहा हो तो, कॉस 2 अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अल्फा या 2x जो भी बोलो, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला होता है। इसी में अगर यहाँ का, जहाँ पर मतलब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला निकालना है, एंगल अगर मान लेते हैं इसका हमको 4 अल्फा का निकालना है, तो यहाँ पे 2 से अल्फा में को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी अल्फा दिख रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज इसका हाफ करना है तो इसको हाफ करेंगे, अल्फा बाई 2 करेंगे, तो हर जहाँ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब अल्फा बाई 2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल करेगा, खाली अल्फा बन जाएगा। 2 इंटू अल्फा बाई 2 कैंसिल, यहाँ पर भी अल्फा बाई 2 और यहाँ पर भी अल्फा बाई 2। ये किसका फार्मूला हो गया? कॉस अल्फा का फार्मूला हो गया। इसी तरह से साइन 2 अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अगर क्लास 11 थोड़ा सा याद आ रहा हो, साइन, अब अल्फा की यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो अब यहाँ पर, अब फिर यहाँ पे साइन के टर्म में वैल्यू है, देखो ये साइन साइन, तो अब इसको भी मुझे हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। तो ये हो गया अल्फा बाई 2 रखा तो 2 कैंसिल, इट इज हियर अल्फा। देखो मैं बार बार बात करता हूँ कि जो जो भी एडमिट हो, म्यूट होकर एडमिट हो, क्योंकि घर की डिस्टरबेंस यहाँ पे उसको इफेक्टेड, उससे इफेक्टेड होता है क्लास, प्लीज। अब देखो यहाँ से क्या है, अब इसमें मैं राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ यहाँ पे, तो RHS हमारा हो गया I माइनस ए, दैट इज हियर 1 1। जहाँ पे कुछ ना दिखाई दे यू कैन आस्क टू मी कि हाँ ये मैट्रिक्स थोड़ा सा नहीं दिख रही मुझे। टेन अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड हियर 1। अगेन दिस, यहाँ पर ये वैल्यूज में प्लेस करूंगा, तो अब दूसरी मैट्रिक्स इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ लिख रहा हूँ मैं। कॉस अल्फा की जहाँ लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर माइनस साइन अल्फा, तो 2 टेन अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हियर। फिर इस साइन अल्फा के जहाँ
2 tan alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2, and cos alpha again 1 minus tan square alpha by 2 upon 1 plus tan square alpha by 2। तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पे आगे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने ये नीचे लिखा है। अब इसकी राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स हैं राइट हैंड साइड में। कैन आई रिमूव दिस? इस पार्ट को रिमूव कर सकते हैं? यस सर। तो देखो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, रो इनटू कॉलम होता है, रो का कॉलम के साथ ऐसे। तो थोड़ा सा ये बड़ी मैट्रिक्स बनेगी। 1 इंटू दिस वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट विद दिस वैल्यू एंड सेकंड विद दिस। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसी के साथ प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी में इसके बाद ये सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो अब जरा यहाँ पर जहाँ कम बच रही तो ये एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बगल में, ये समझ लेना है। इसी के ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है। हियर 1 विद दिस वैल्यू तो हो गया माइनस 2 tan अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस बीच में प्लस साइन, तो tan अल्फा बाई 2 बन गया। और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन ऑलरेडी है, ये हो जाएगा tan क्यूब अल्फा बाई 2। अपान में सेम वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और ये एलएचएस था ना तुम्हारा, ये तो आरएचएस था, एलएचएस था। अब ये मैट्रिक्स का टर्म है, ये पूरा पूरा ये मैट्रिक्स समझ लो है इतनी इधर। वही तो बड़े बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं, बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन भी हैं उसमें। ऑनलाइन क्लासेस में ये दिक्कत आएगी। खासकर चैप्टर नंबर 6 में जब मैक्सिमम इनमें पढ़ाऊंगा तो उसमें क्वेश्चन बड़े लेंदी है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा माइनस 2 है, और ये सॉरी ये इस तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये सेकंड वाली सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे गया तो पॉजिटिव बन गया, प्लस tan क्यूब अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में 2 tan अल्फा बाई 2 1 के साथ, फिर ये सेकेंड रो, फिर ये सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, उधर दिख रहा है हाँ। तो ये हो जाएगा -10, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये ऐसा है। तो ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, एंड हियर 1 विद दिस वैल्यू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस बना, प्लस में 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 सॉरी tan अल्फा बाई 2 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1, और ये नेगेटिव साइन माइनस
tan अल्फा बाई टू, tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब किसी टर्म में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क मी, अगर कहीं से कुछ गड़बड़ लग रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो। अब ये वैल्यू याद रखना, मुझे, मैं इसको हटाने, रिमूव करने जा रहा हूँ। क्या आया है 1, कहीं और इसको अलग खिसका के लिख सकते हैं क्या? छोड़ो, अच्छा रहने दो उसको, मैच कैसे कराओगे? अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, इधर देखो 1, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू 1 आएगी। फिर यहाँ से ये नेगेटिव, दो ये माइनस tan अल्फा बाई टू प्लस में 2 tan अल्फा बाई टू, दोनों का एडिशन करेंगे तो प्लस में tan अल्फा बाई टू आएगा, और प्लस में tan क्यूब अल्फा बाई टू, tan स्क्वायर नॉट क्यूब। एक चीज, ये टर्म यहाँ पे क्या है, tan क्यूब है कि नहीं है? जरा इस टर्म को चेक करना है, tan क्यूब आ रहा होगा, tan क्यूब अल्फा बाई टू। सर आपकी वीडियो बार बार पॉज जा रही है। अब ये तो नेटवर्क कनेक्शन है, क्या किया जाए। तो tan क्यूब अल्फा बाई टू, यहाँ से हो गया ये प्लस, और प्लस में tan क्यूब अल्फा बाई टू, tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू न्यूमिनेटर हो जाएगा, लास्ट टर्म है सेकेंड रो का सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू। लुक हियर, इट इज 1 हियर, ये 1 है, इसमें निगेटिव साइन अगर कॉमन कर लेंगे तो tan अल्फा बाई टू कॉमन हो जाएगा विद निगेटिव साइन, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, कैंसिल होके 1 बन जाएगा, खाली माइनस tan अल्फा बाई टू बच जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम का सेकेंड टर्म, इसमें से tan अल्फा बाई टू कॉमन करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई टू, कैंसिल हो गया, और tan अल्फा बाई टू बच गया, और ये तो 1 दिख ही रहा है 1, सो LHS इक्वल्स RHS, इसलिए LHS RHS के इक्वल हो गया। अब किसी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क टू मी, अगर कहीं से कुछ दिक्कत हुई हो तो पूछ सकते हो। ओके है तुम, वॉइस क्लियर है कि नहीं, सुनाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ इसमें है कुछ प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, ट्रस्ट फंड है 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू 2 different types of the bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of the bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 rupees and 200 rupees. ये 2 पार्ट का क्वेश्चन है, मतलब 2 का अलग अलग सोल्यूशन आएगा। तो कह रहा है कि किसी ट्रस्ट में 30,000 रुपीज हैं, वो 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में पे करना, मतलब वो डिफरेंट बॉन्ड्स खरीदना चाहता है। एक बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे बॉन्ड पर 7% इंटरेस्ट पर ईयर एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा।
अब यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइंड हाउ टू डिवाइड 30,000, हम 30,000 को कितने कितने पैसे में डिवाइड कर लें कि उनका सम करें, उन दोनों का, एक का 5% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और दूसरे का 7% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो टोटल वैल्यू 1800 रुपीज आए एनुअल। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि सपोज किसी ट्रस्ट में 30,000 रुपीज हैं और उसको पता चलता है कि वो दो तरह के बॉन्ड्स खरीद सकता है, एक बॉन्ड पर 5% इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो दोनों कितना कितना पैसा दोनों बॉन्ड्स पे लगाए, टोटल 30,000 ही है कि जो एनुअल उसको मिले वो 1800 रुपीज मिले, जो सम हो दोनों बॉन्ड्स का पैसे का वो 1800 रुपीज मिले, और दूसरा है कि 2000 मिले। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने मान लिया कि सपोज पहला बॉन्ड x रुपीज का खरीदता है, लेट द फर्स्ट कास्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इज x रुपीज। x रुपीज, तो अब टोटल तो उसके पास 30,000 ही है, तो अगर x रुपीज उसने पहले बॉन्ड पे कर दिया तो दूसरे बॉन्ड पे देन द सेकेंड बॉन्ड इक्वल्स 30,000 माइनस में x। एक चीज में बहुत ध्यान देने वाली है, उसी पे हम बात करेंगे अभी। अब देखो जो पैसा मिल रहा है वो 1800 रुपीज मिल रहा है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है, और कोई मेथड अप्लाना और किसी मेथड से सोल्यूशन नहीं निकालना है। इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं लेकिन इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी है, मैट्रिक्स से ही इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो अब ये मुझे मिल रहा है, ये सॉल्व करने मतलब इसको इतनी वैल्यू इतना वो एनुअल गेन करेगा। अब बात आती है किस तरह से हम उसके बॉन्ड्स रखें और किस तरह से उसकी रुपीज रखें, उसका पेमेंट रखें, कॉस्ट रखें कि इनका मल्टीप्लिकेशन ये मैट्रिक्स जनरेट हो। और मैट्रिक्स में कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं, तुम्हें पता है एक साइड ये लेफ्ट हैंड साइड होगी या राइट हैंड साइड होगी। तो कंपैरिजन कब हो सकता है? जबकि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तभी हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा सकता है। अब ये दिख रहा है 1x1 है। अब मुझे ऐसी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है जिसका कि मल्टीप्लिकेशन के बाद 1x1 मैट्रिक्स जनरेट हो। अब यही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो अगर मान लेते हैं मैं ऐसी मैट्रिक्स एक बनाता हूँ, एक x हो गई, दूसरा हो गया 30,000 माइनस में x, ये किसके लिए? ये कॉस्ट हो गई इसकी, जितना पैसा पे किया उसने बॉन्ड्स पर, और ये इंटरेस्ट हो गया 5/100, 5% मीन्स 5/100 एंड 7/100। अब इसका ऑर्डर देखो, ये 1 रो 2 कॉलम है, अब ये 2 रो 1 कॉलम है। इसका पहली चीज इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, और जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो भी 1x1 की होगी, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब यही उल्टा कर दोगे, ये पहले कर दोगे ये बाद में कर दोगे, तो जो मैट्रिक्स जनरेट होगी वो 2x2 की होगी, और इधर 1x1 है, तो कंपेयर करके वैल्यू नहीं निकाल पाओगे चाहे जितना प्रयास करोगे, वो अनइक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगी, तो हम इनका कंपेरिजन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज याद रखनी, कभी इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। तो जो मैट्रिक्स हम रखेंगे वो कैसी होनी चाहिए? इसी ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब वो उसको सोल्यूशन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसी ऑर्डर को जनरेट करे। और इसको रखने का ढंग, अब हो सकता है कभी गलत हो जाए तो हम उसको सही करके फिर रख दें, ये ना कि उसी में परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? रो इंटू कॉलम पता है मुझे, तो रो हो गई x विद दिस वैल्यू x इंटू 5/100 एंड 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल्स 1800। अब देख लो ये सिंगल एलिमेंट बन गया। अब इसको कंपेयर कर सकते हो, अब यहाँ से वैल्यू इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5x दिख रहा है 5x प्लस
7, ये हो गया 30,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,000 आएगा, और माइनस में 7x अपान में 100 इक्वल्स 1800, ऐसा हो गया। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है यहाँ पे 2000 तक के निकाल लेंगे, ये सब सारी चीजें सेम रहेंगी, यहाँ 2000 रख देंगे। अब जरा इसको चूंकि ये भी क्या है 1x1 है, ये भी 1x1 है, तो हम इसके एलिमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, ये पहला पार्ट देखो, ये 5 माइनस 7 जो हो गया -2x, और प्लस में 2,10,000 अपान में 100 और इक्वल्स 1800। इसका मल्टीप्लिकेशन इधर किया तो -2x इक्वल्स -2x प्लस 2,10,000 इक्वल्स 1,80,000। इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया तो -2x इक्वल्स हो गया -30,000, x इक्वल्स 15,000, x की वैल्यू 15,000 हो गई। तो अब बॉन्ड्स हमारे क्या हो गए, फर्स्ट बॉन्ड की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर द फर्स्ट बॉन्ड इज x means 15,000 rupees and 30,000 minus x सेकेंड बॉन्ड पे, तो 30,000 minus x that will be also 15,000। इसका मतलब हो गया जो दोनों बॉन्ड हम खरीदेंगे वो 15,000 के खरीदेंगे, एक पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा और दूसरे पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर मिलेगा, तो जो टोटल सम आएगा वो 1,800 रुपीज हो जाएगा। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल लेंगे बाय मैट्रिक्स। बस खाली ये चीज याद रखनी, इस तरह क्वेश्चन आया तो ये यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर अनएबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका सेकेंड पार्ट में खाली यहाँ पे चेंजेस करने हैं, यहाँ 2000 लिख देना है और वैल्यूज निकाल लेनी है। क्वेश्चन नंबर 20, a book shop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economics books. Their selling prices are like these: 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of the book shop will receive from selling all the books using matrix algebra. मैट्रिक्स एल्जेब्रा यूज करके इनका समेशन फाइंड आउट करना है कि कितना सम होगा। तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, जो प्राइजेस दी हुई, अब इसमें क्या उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है, मतलब घुमाया का मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाना, हल्का सा दिमाग लगाना है। जो नंबर दिए हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिए हैं, वो डजन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइजेस इंडिविजुअल बुक्स के अकॉर्डिंग दिए हैं, मतलब वो दर्जन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बुक्स है उनको हम डजन को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे इसने कितना कितना बोला है, जैसे केमिस्ट्री बुक्स बोल दी है, केमिस्ट्री बुक्स 10 into 12 दैट विल बी 120 बुक्स हो गई। फिर इस तरह से फिजिक्स क्या है, फिजिक्स बुक इट इज 8 into 12 96 बुक्स। फिर लास्ट है इकोनॉमिक्स, इट इज आल्सो 10 120। अब देखो उनकी सेलिंग प्राइसेस दी हुई हैं, अब मुझे क्या करना है, एक मैट्रिक्स ऐसी फॉर्म करना है जो कि एक सिंगल वैल्यू में आंसर दे, जरा टोटल सम कितना होगा।
तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करोगे, सिंगल वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एक एक जो है मैट्रिक्स बना ले रहा हूँ इन बुक्स की। तो बुक्स कितनी है, 120 फॉर केमिस्ट्री, 96 फॉर फिजिक्स एंड 120 फॉर इकोनॉमिक्स। अब इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो 1 रो 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 है। अब एक मैट्रिक्स, अब ये कैसी है, रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंगल वैल्यू मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा ऐसा इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज कौन सी हैं, ये है 80, 60 एंड 40। अब देखो ये इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब इनका ये हमेशा याद रखना, इन अगर यहाँ पे गलत हुआ क्वेश्चन तो फिर आगे उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। अब ये वैल्यू मुझे चाहिए, अब ये देख लेना क्या तुमको चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या चाहिए, सिंगल वैल्यू चाहिए मुझे। तो सिंगल वैल्यू एक समेशन पूरा सम चाहिए, कितना टोटल उसको मिल रहा है, मतलब एक वैल्यू चाहिए। मतलब हमको 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स जनरेट करनी है। तो अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 की वैल्यू आ जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। सर कैसे पता चलेगा किसको रो में लिखेंगे किसको कॉलम में? देखो रो कॉलम हमको चाहिए क्या, हमको ये देखना है। अब किसी को भी रो किसी को कॉलम मिल सकते हैं, मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसा इसको लिख सकता हूँ तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ये देखना है, जैसे मान लेते हैं मैं इसी को इधर लिख दूं, इसको ऐसा बना दूं, तब भी आंसर मिलेगा भाई। ऐसा लिख दिया जाए 120, 96 एंड 120। ये भी क्या हो गया, ये हो गया 1 क्रॉस 3, 1 रो 3 कॉलम एंड 3 क्रॉस 1, तब भी आंसर सेम मिलेगा। ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब किसी को किधर भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये देखना है कि जो वैल्यू आए वो ऐसा होना चाहिए, मतलब उसका जो ऑर्डर हो वो 1 का ही आए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि हम पहले प्राइस ही लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे बाद में प्राइस लिखेंगे। हम पहले नंबर लिख सकते हैं, पहले प्राइस लिख सकते हैं, बाद में नंबर लिख सकते हैं, दोनों सेम आंसर देगा। हमको ध्यान इस पे देना है कि जो जनरेशन जो जनरेट करे मैट्रिक्स वो 1 क्रॉस 1 क्यू। सपोज मैंने उल्टा लिख दिया, सपोज इसको इसको मैंने कॉलम बना दिया, इसको रो बना दिया, तब क्या, जैसे मान लेते हैं इसको कॉलम बना दो, देखो 120, 96, 120। अब ये हो गया 3 क्रॉस 1 और ये हो जाएगा 80, 60, 40, ये 1 क्रॉस 3 हो गया। अब जो मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की होगी तुम्हारी। अब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से सिंगल वैल्यू कैसे निकलेगी, हमको तो चाहिए एक वैल्यू जो कि पूरा आंसर देती हो। यहाँ पर तो 9 वैल्यूज आएंगी, कैसे हम बता पाएंगे। तो अब ये मतलब ये चीज कंफर्म होनी चाहिए कि जो मैट्रिक्स लिख रहे हो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसा जा रहा है, और दूसरी चीज है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। जैसे जो इसने लिखा है केमिस्ट्री के लिए लिखा है 120 बुक्स और उसकी प्राइस रखी है पर बुक 80 रुपीज, तो केमिस्ट्री के साथ ही मल्टीप्लाई हो, ऐसा ना हो कि दूसरे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अगर ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो आंसर सही आ जाएगा, और ऑर्डर गलत किया तो आंसर वेरी कर जाएगा तुरंत, फिर तो गलत, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 180, 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 एंड 120 इंटू 40। अब जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर, ये आंसर हो जाएगा कंप्लीट। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 120 रो इंटू कॉलम, तो 120 इंटू 80, 96 इंटू 60 एंड 120 इंटू 40, इस तरह से वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत हो रही हो तो। देखो मैं बार बार तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज क्लासेस मत छोड़ो। मैं
समझता हूँ कि तुम लोग को प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, सारी दिक्कतें होती है, लेकिन क्लास का जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, उससे चीज़ें और बेहतर ढंग से क्लियर होंगी। तो प्लीज ट्राई टू अटेंड द क्लास सो दैट यू विल गेट द गुड मार्क्स। वी आर नॉट, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत हल्के टीचर हैं और पढ़ोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो पढ़ोगे तो उसका जरूर बेनिफिट मिलेगा, उसके अच्छे अच्छे मार्क्स तुम्हारे इनहेंस होंगे, बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जहाँ पे गड़बड़ी है, जहाँ दिक्कतें हैं, वो रिमूव होंगी। तो भले ही पढ़ लिया है चैप्टर, हल्के ढंग से देख लिए हो सब कुछ, फिर भी क्लास में रहोगे, अटेंड करोगे, तो उसका श्योर एंड सर्टेन यू विल गेट द बेनिफिट्स। देयर विल बी सम डाउट्स दैट विल बी रिमूव्ड ड्यूरिंग द क्लास टाइम। तो प्लीज ये तुम लोग से तुम्हारे भले के लिए बात हो रही है, तुम्हारे अच्छे के लिए, कि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए। दो क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करें। कह रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, दीज आर सम मैट्रिसेस, ये कुछ मैट्रिसेस हैं और उनके ऑर्डर लिखती हैं। तो मैं इनको इसी तरह से ऑर्डर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे एक्स मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया है 2x n। वाई मैट्रिक्स दिया है, उसका ऑर्डर दिया है 3x k। वाई इज हियर 3x k। जेड इज, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा और दिमाग लगेगा इसमें। जेड 2x p, डब्लू n x 3 एंड p इज p×k। ये इनके ऑर्डर्स हैं, p मैट्रिक्स जेड डब्ल्यू एक्स एंड वाई। अब उसने कहा है कि अगर सपोज पी वाई एंड प्लस में डब्लू डब्लू वाई, ये अगर सम हो जा रहा है, तो इसमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो रहा होगा। अब पहले पहले क्वेश्चन को लैंग्वेज समझ लिया जाए, क्या बोलना चाहता है वो। कह रहा है कि हम p और y का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी, ये हो रहा है, हो जाएगा नहीं, हो रहा है। p और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, w और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पी वाई और डब्ल्यू वाई आपस में एड भी हो रहे हैं। तो अगर ये ऐसी कंडीशन एराइज कर रही है, तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन, मतलब क्या, कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। तो पहले अगर देखा जाए, p और y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो p का देखो ऑर्डर, ये p और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो p का ऑर्डर क्या है मेरा, p का ऑर्डर है p×k, और y का ऑर्डर क्या है, y इज 3×k, है ना। तो अब देखो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम जानते हैं कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू 3 के इक्वल होगी, पहली चीज, पहला रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे कि k जब 3 के इक्वल होगा तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्लस में w इज n×k, n×3, और अगेन फिर y इट इज 3×k, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम और रोज इक्वल है यहाँ पे, तो हम इसका डब्ल्यू आई का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो k = 3 एक वैल्यू आ गई। अब एक चीज और आ रही है, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे पी वाई हम जनरेट करेंगे, जब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पी वाई जब जनरेट करेंगे, तो देखो पी, अब जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आती है, उसमें वो कैसी मैट्रिक्स होती है, पहले का रो लेते हैं, दूसरे का कॉलम लेते हैं। तो पहले का रो क्या है, पी, और दूसरे का कॉलम हो गया 3। पहले का रो दूसरे कॉलम p×k, सॉरी,